किताबें करती हैं बातें। श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा की पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की चौथी पुस्तक पूंजीवादी जनवाद। लीजिए सुनिए इसकी चौथी कड़ी। सभा, संगठन और भाषण की आजादी। शुद्ध जनवाद के हिमायती पूंजीवादी जनवाद में सभा, संगठन और भाषण की आज़ादी का ढिंढोरा पीटते हैं। भारतीय संविधान को ही लीजिए, इसे जनवादी संविधान कहा जाता है और इसमें जनता को सभाएं करने, भाषण देने और संगठन बनाने के अधिकार को मान्यता दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ मान्यता देने का नहीं है, सवाल अमल का है। हमारे देश में अमल में जो कानून बरता जा रहा है वो इन अधिकारों को कुचलने और छीनने का कानून है, इनकी रक्षा करने का नहीं। भारतीय दंड विधान की 127 से 232 तक की धाराओं में किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस थाने के इंचार्ज को ये अधिकार दिया गया है कि वो 5 या उससे अधिक आदमियों के किसी भी सभा सम्मेलन को गैर कानूनी करार दे सकता है और उसे तितर-बितर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इस काम को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर वो सरकार की आज्ञा से फौज को भी बुला सकता है। मजिस्ट्रेट की गैर हाजिरी में फौज का कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर इन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है। जनता की चुनी हुई कोई संस्था, वो चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के फैसले की जवाब तलबी नहीं कर सकती। किस जगह, किस समय में और कितनी ताकत इस्तेमाल की जाएगी, इसका फैसला सिर्फ मजिस्ट्रेट, पुलिस या फौजी ऑफिसर ही करेगा। ताकत इस्तेमाल करने के फैसले से अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या नुकसान हो जाता है तो अभी अगर वो काम नेक नियति से किया गया है तो उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस या फौजी ऑफिसर या उस आज्ञा पर अमल करने वाले किसी दूसरे कर्मचारी को गुनाहगार नहीं समझा जाएगा। यहाँ तक कि इनमें से किसी के खिलाफ सरकार की इजाजत के बिना किसी कानूनी अदालत में मुकदमा तक नहीं चलाया जा सकता। अंग्रेजों का बनाया हुआ ऊपर का कानून अब भी ज्यों का त्यों लागू है। कांग्रेसी सरकार ने अगर उसमें कोई सुधार किया है तो सिर्फ इतना कि गैर कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सिर्फ फौज ही नहीं, समुद्री बेड़ा और हवाई बेड़ा भी बुलाया जा सकता है। अमल में हम रोज देख भी ही रहे हैं कि जहाँ तक मजदूरों, किसानों और गरीब जनता का सवाल है, उनके लिए सभाएं करने के अधिकार के माने हैं 144 के मातहत लाठीचार्ज सहने, गोली खाने और जेल जाने की आजादी। पूंजीपतियों, जमींदारों या कांग्रेसियों की मीटिंगों और जुलूसों पर रोक या लाठीचार्ज की खबर हम कभी नहीं सुनते। जो पुलिस कांग्रेस या शोषक वर्ग की सभाओं की हिफाजत करती है, वही पुलिस गरीबों की सभाओं पर लाठियां बरसाती है। यही हाल संगठनों का है। कागज पर मजदूरों को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन अमल में जो भी मजदूर इन यूनियनों में आगे बढ़कर काम करता है उसे निकाल दिया जाता है। जब मिल मालिक छंटनी करते हैं या मिलें बंद करते हैं तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन इसके खिलाफ मजदूरों का संघर्ष छिड़ते ही यूनियनों के दफ्तरों में ताले जड़ दिए जाते हैं और उनमें काम करने वाले मजदूर जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। इंग्लैंड में फासिस्टों को अखबार निकालने, सभाएं करने और संगठन बनाने की पूरी आज़ादी है। 1946 में लंदन में फासिस्टों की कांग्रेस हुई। उसमें खुले आम जाति भेद के सिद्धांत का प्रचार किया गया। सरकार को हिटलर की नाजी पार्टी और फासिस्टों के संगठनों से कोई खतरा नजर नहीं आया और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, विश्व शांति सम्मेलन को बहुत बड़ा हुआ समझकर उस पर रोक अवश्य लगा दी गई। कम्युनिस्टों और उनके संगठनों पर सख्ती और रोक तो सभी पूंजीवादी देशों में जोरों से जारी है। भाषण की आज़ादी पर पहला हमला तो सभाओं पर रोक लगाकर होता है और अगर उससे काम न चला तो व्याख्यानदाता को ही बिना मुकदमा चलाए बंद कर दिया जाता है। इस तरह पूंजीवादी समाज में सभा, संगठन और भाषण की आज़ादी सिर्फ पैसे वालों के लिए ही मायने रखती है, शोषितों के लिए नहीं। शिक्षा पाने और रोजी कमाने का अधिकार। पूंजीवादी समाज में शिक्षा का उद्देश्य होता है समाज और सरकार का काम चलाने के लिए छोटे बड़े नौकरशाह और क्लर्क पैदा करना।
लेकिन यह काम भी आम शिक्षा का समान अधिकार आदि सुंदर शब्दों के पीछे ही किया जाता है। कहने को स्कूलों और कॉलेजों में हर व्यक्ति अपने बच्चे भेजकर शिक्षित बना सकता है, लेकिन अमल में ये कभी संभव नहीं हो पाता। मजदूरों और किसानों की बात तो जाने दीजिए, औसत मध्यम श्रेणी का आदमी भी आजकल बच्चों की शिक्षा का भार संभाल नहीं पाता और इस प्रकार शिक्षा भी पैसे वालों की ही बपौती बनकर रह जाती है। ये वैसी ही बात है कि एक आदमी के पैरों में भारी बोझ बांध दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि तुम दौड़ लगाने के लिए आज़ाद हो। यही हाल रोजी कमाने की आज़ादी का है। मैं अच्छा वेतन और अच्छी रोजी की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो बड़े घरानों के ऊंची शिक्षा पाए नौजवान ही पा सकते हैं। यहाँ तो आम रोजी का सवाल है। आए दिन दफ्तरों और कारखानों में छंटनी का बाजार गर्म रहता है और उन हजारों आदमियों को काम से अलग करते समय कोई ये नहीं सोचता कि कल उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा। उनसे आशा की जाती है कि वे कहीं दूसरी जगह नौकरी तलाश कर लेंगे। ऐसे ही परिवारों की बहू बेटियां घरेलू वेश्याएं बनने को बाध्य हो जाती हैं। रोजी न होने पर और रास्ता भी क्या है? चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, यही सब होगा। आज रोजी कमाने का अधिकार रहते हुए भी लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। अकेले यूपी में 1 करोड़ के लगभग खेत मजदूर ऐसे हैं जो या तो बिल्कुल ही खाली हैं या नाम मात्र की मजदूरी पर काम करते हैं। हमने देखा कि पूंजीवादी समाज में जनवाद के पहले भी काम करने के अधिकार का मतलब है काम से अलग करने का अधिकार, और शोषितों के लिए इस अधिकार के मानी हैं बेरोजगार होकर भूखों मर जाने का अधिकार या व्यक्तिगत पतन की ओर जाने का अधिकार। ये सब इसलिए कि पूंजीवादी जनवाद गरीबों, शोषितों, मेहनतकशों का जनवाद नहीं है। ये शोषकों का, लुटेरों का जनवाद है। गरीबों का अच्छे अच्छे शब्दों और वादों के पीछे भुलावे में रहकर ये सारा पाखंड उनकी क्रांतिकारी भावना को सुलाए रखता है और इस प्रकार उनके शोषण का रास्ता आसान और साफ बनाए रखता है। न्याय की समानता। देश में सबके लिए एक ही दंड विधान और एक ही अदालत है। पूंजीवादी के समर्थक इसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखा इस समाज में कितनी समानता है। यहाँ का कानून किसी को रियायत नहीं देता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सबके लिए एक ही कानून लिखा है। सवाल ये है कि वो कानून मिलता कितनों को है। सब जानते हैं कि सबके लिए एक ही कानून होते हुए भी अदालतों से फायदा वे लोग ही उठा पाते हैं जिनके हाथ में जी खोल कर खर्च करने की ताकत होती है और जो सैकड़ों हजारों देकर नामी वकील रख पाते हैं। जमींदार और किसान के मुकदमे में आमतौर से फैसला जमींदार के हक में ही होता है, क्योंकि वो अच्छे वकील रख सकता है, अदालती खर्चा बर्दाश्त कर सकता है, लेखपाल को रिश्वत दे सकता है या थानेदार को दावत खिलाकर उससे अपने पक्ष में रिपोर्ट लिखवा सकता है, आदि आदि। इसके अलावा अदालतों के जज, मजिस्ट्रेट भी आमतौर पर उसी के दोस्त रिश्तेदारों के घरानों के होते हैं और इस प्रकार उन तक सिफारिशें पहुंचने में भी जमींदार या पूंजीपति ही कामयाब होते हैं। हमने देखा कि गरीब के लिए न्याय की समानता कोई मायने नहीं रखती है। पूंजीपति वर्ग के लिए आज़ादी के माने हैं लेखकों, अखबारों और छापेखानों को खरीदने की आज़ादी, जनता को गुमराह करने और उनकी जबान बंद करने की आज़ादी, अमन और कानून के नाम पर जनता पर गोलियां चलाने की आज़ादी, कानूनी हत्याओं के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों से छुटकारा पाने की आज़ादी। शोषक वर्ग जेलों में बंद अपने विरोधियों की चोरों की तरह हत्याएं करते हैं, जैसे आंध्र, तेलंगाना, केरल और बंगाल में किया गया था। वे जेलों में बंद असहाय निहत्थे राजनीतिक बंदियों पर गोलियां बरसाकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं और उसे नाम देते हैं अहिंसा का। पश्चिम बंगाल में कुछ वर्ष पूर्व ऐसा ही किया गया था। जो सरकार कैदियों को अर्थात अपने आश्रितों को बेशर्मी के साथ कत्ल कर सकती है, वो जनवादी कहलाने की हकदार नहीं है, और जो सामाजिक व्यवस्था मजदूर, किसान, कार्यकर्ताओं के इस प्रकार कत्लेआम की इजाजत देती है, उसे जनवादी न कहकर पूंजीवादी तानाशाही कहना पड़ेगा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट कर सकते हैं।
फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।